क्वेश्चन यदि आ जाता है कि ऊर्जा के संगठनात्मक एकीकरण के लाभ क्या हैं, तब भी आप यही पॉइंट लिखेंगे, लाभ वाले और आवश्यकता वाले। और आवश्यकता पूछ ली जाए तब भी आप इन दोनों पॉइंटों को लिखेंगे, लाभ और आवश्यकता के। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अलग आ जाता है, हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर होने चाहिए, नहीं, आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि वह आप कहां पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं, लेकिन उनका आंसर एक ही होता है। नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेपर 3 की यूनिट 8 के आज हम अगले टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का ऊर्जा प्रबंधन। तो सबसे पहले ऊर्जा प्रबंधन की परिभाषा को देखेंगे कि उपलब्ध ऊर्जा व मांग के मध्य संतुलन स्थापित करना ही क्या कहलाता है, ऊर्जा प्रबंधन कहलाता है। या फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण तथा दक्षता व न्याय के साथ उपयोग करना क्या कहलाता है, ऊर्जा प्रबंधन कहलाता है। तो ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं? ऊर्जा संरक्षण योजना की पहचान करना, उसको तैयार करना व लागू करना, यह ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य हैं। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता को फैलाना। फिर आता है ऊर्जा प्रबंधन की चुनौतियां या समस्याएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊर्जा के प्रबंधन से संबंधित जो चुनौतियां या समस्याएं है वह पारेषण और वितरण से संबंधित है। इसमें क्या होता है, जैसे ऊर्जा जो भी है विद्युत का उत्पादन हो रहा है, उत्पादन होने के बाद विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ जो विद्युत है वह बीच में ही वेस्ट चली जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पारेषण व वितरण में हानि होती है। 40% तक जो हमारी जो ऊर्जा होती है वह बर्बाद चली जाती है, वेस्ट चली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे नवीन तकनीक का अभाव है। अभी भी हम पुरानी पद्धतियों पर आधारित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। जागरूकता का अभाव है, वित्त का अभाव है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट आप ऐसे याद कर लीजिएगा, जागरूकता का अभाव और वित्त का अभाव। कभी भी किसी भी टॉपिक पर कोई भी चुनौतियां या समस्याएं आती हैं तो इनको आप अगर पॉइंट आपके और ज्यादा नहीं मिल रहे हो तो आप इनको लिख सकते हैं, बिल्कुल ये कोई गलत नहीं करेगा और आपके पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएंगे। जागरूकता का अभाव और वित्त का अभाव, ठीक। और एक पॉइंट और आप याद कर लीजिएगा कि जनसंख्या वृद्धि। ज्यादातर कारणों में जो समस्या या परेशानी आती है वह जनसंख्या वृद्धि आती है। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण में कोई समस्या, जनसंख्या वृद्धि भी समस्या के रूप में गिनी जाती है, ठीक। फिर प्रबंधन में अन्य समस्याएं क्या क्या हैं? पर्यावरण क्षरण की समस्या भी पैदा हो रही है कि जो ऊर्जा के संसाधन है उनका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे कि ऊर्जा प्रबंधन की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अन्य समस्याओं में हम क्या देखते हैं? विद्युत की चोरी हो रही है, मांग बहुत बढ़ रही है लेकिन उतनी हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, कुशल मानव श्रम उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, और साथ ही संरचना संबंधित समस्या। संरचना से आते हैं हम क्या देखते हैं कि जो विद्युत उत्पादन कहीं पर हो रहा है, कहीं पर विद्युत का संग्रहण हो रहा है, तो जो भी संरचनाएं बनी हुई हैं वह काफी पुरानी हो जाती हैं। कहीं पर हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर पुराने लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये संरचनाओं की समस्याएं भी हैं जो कि चुनौती व समस्याएं पैदा करती हैं। अगला हम देखेंगे कि ऊर्जा के प्रबंधन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रयास में सबसे पहले हम लिखेंगे सरकार के स्तर पर प्रयास और फिर अगला लिखेंगे व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास। तो सरकार के स्तर पर प्रयास में हम देखेंगे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 लागू किया गया, ठीक है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो 2002 का गठन किया गया। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का गठन किया गया। ऊर्जा दक्षता हेतु राष्ट्रीय मिशन संचालित किया जा रहा है और नेशनल मिशन ऑन एनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी 2011 इसको भी संचालित किया जा रहा है। एक बचत लैंप योजना है, वह भी क्रियान्वित की जा रही है। फेम योजना है जो कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के उत्पादन से संबंधित है, उनको प्रोत्साहन देने से संबंधित है, वही भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और उजाला योजना है जिसमें एलईडी लैंप के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उजाला योजना चलाई जा रही है। तो ये काफी सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अब इसमें आप इन सारी योजनाओं को और पॉइंट को याद करेंगे। साथ ही इसमें अगर ऊर्जा से संबंधित कोई भी चीज आ जाए जिसमें सरकार के प्रयास पूछे हों, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऊर्जा प्रबंधन के बारे में लिखा हो, अब क्वेश्चन यदि ऊर्जा दक्षता आ जाए तो भी आपको यही प्रयास लिखने हैं, ऊर्जा संरक्षण आ जाए तो भी आपको यही प्रयास लिखने हैं। ऊर्जा से संबंधित ये प्रयास हैं, हर जगह आपके ये जो प्रयास सरकार के हैं वह फिट हो जाएंगे आंसर में, ठीक। तो भटकना नहीं है आपको, केवल वह आपके कीवर्ड बदलेंगे। ऊर्जा प्रबंधन की जगह ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं, दक्षता कर सकते हैं, लेकिन सरकार के प्रयास आपके यही है। इवन आपके पर्यावरण संरक्षण के भी अगर के लिए भी प्रयास पूछे जाएं
तो भी आप इनको लिख सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए जब ऊर्जा में हम ऊर्जा की खपत को कम करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण स्वतः ही स्फूर्त होगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो आप ये याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण में भी अगर सरकार के प्रयास पूछे जाएं तो भी आप यह लिख सकते हैं। अब देखते हैं व्यक्तिगत स्तर पर। तो व्यक्तिगत स्तर पर हम देखेंगे कि CFL व LED के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, जो हमारे द्वारा क्या प्रयास किए करने चाहिए, तो इनको हम देखेंगे। उच्च रेटिंग के विद्युत उपकरण है जैसे कि 4 स्टार या 5 स्टार के उपकरण को हमें प्रयोग करना चाहिए। जितनी विद्युत हमें यूज में आ रही है उसका हम उपयोग करें। सार्वजनिक वाहनों का अधिकांशतः उपयोग करें और सौर ऊर्जा को हम बढ़ावा दें। अब घर पे भी सौर ऊर्जा के जो है इक्विपमेंट लगने लगे हैं, प्लांट लगने लगे हैं, जिससे कि जो विद्युत होती है वह आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी जो एक्स्ट्रा जो भी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी वो गवर्नमेंट को वापस दी जाएगी। और फिर उससे क्या होगा, जो आपका बिजली का बिल आएगा वह कम से कम आएगा, क्योंकि आप जनरेट करके सरकार को भी दे रहे हैं, उसको आप एक तरीके से विक्रय भी कर रहे हैं उसका। तो रात में जो आप यूज करेंगे तो वहां से वो यूनिट्स को माइनस कर देगा और बिजली का बिल कई लोगों का ऐसे 0 आता है जो इस प्लांट को लगा रहे हैं, इस योजना का लाभ ले रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे ऊर्जा प्रबंधन के साधन। तो किन किन साधनों के उपयोग से ऊर्जा प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि हम देखेंगे इसमें स्मार्ट ग्रिड पद्धति। तो जो ग्रिड पद्धतियां हैं बिजली जैसे कि विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण में जो ग्रिड पद्धति का उपयोग किया जाता है वह स्मार्ट ग्रिड पद्धति उपयोग करनी चाहिए। ठीक, अगला है नवीन तकनीक आधारित ऊर्जा का निर्माण। अब पुराने जो भी तकनीक है उनको हमें पुरानी तकनीक को रिप्लेस करके नई तकनीक पर आधारित विद्युत का उत्पादन करना चाहिए। स्मार्ट ऊर्जा उपकरण, बाजार में कई सारे ऐसे उपकरण आ रहे हैं, जैसे कि हम AC को देखते हैं। अब इन्वर्टर AC आने लगे हैं, जब वो क्या करते हैं एक टेम्परेचर सेट होने के बाद स्वतः ही बंद हो जाते हैं और चालू हो जाते हैं। तो ऐसे ही स्मार्ट ऊर्जा उपकरण का उपयोग करना चाहिए। सौर ऊर्जा के नवीन विकल्प उपलब्ध हो गए हैं जो कि ऊर्जा प्रबंधन को बढ़ावा दे रहे हैं और नाभिकीय ऊर्जा का विकास भी धीरे धीरे हो रहा है। साथ ही पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के संसाधनों का विकास भी हो रहा है या करना चाहिए। तो ये ऊर्जा प्रबंधन के साधन हो गए हैं। जैसा भी क्वेश्चन आए उसी प्रकार आप लैंग्वेज चेंज कर दीजिएगा। ठीक, कि ऊर्जा प्रबंधन के साधनों हेतु हमें क्या उपाय करने चाहिए। तब आप आंसर जो लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि स्मार्ट ग्रिड पद्धति को अपनाना चाहिए, नवीन तकनीक आधारित ऊर्जा निर्माण करना चाहिए। ठीक, तो ये चाहिए वर्ड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा प्रबंधन के कौन कौन से साधन उपयोग में लाए जा रहे हैं, तब आप लिखेंगे कि स्मार्ट ग्रिड पद्धति अपनाई जा रही है, नवीन तकनीक आधारित ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है, स्मार्ट ऊर्जा उपकरण प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये शब्दों का खेल है। अगर वह आपसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड वैसा आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, तो मेंस कुछ नहीं है, बस शब्दों का खेल है। यहाँ पर मैं आपको ये शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मेंस में लिखना कैसे है वही भी धीरे धीरे सिखा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक तभी आपको ये पूरी चीजें समझ में आ पाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऊर्जा का संगठनात्मक एकीकरण क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है इस वर्ड को समझने की आवश्यकता है कि ऊर्जा का संगठनात्मक एकीकरण, इसका अर्थ है कि ऊर्जा के जितने भी विभाग, जितने भी मंत्रालय, जितने भी नियामक हैं उनका एकीकरण करना। ठीक, तो परिभाषा से हम देखेंगे कि ऊर्जा से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों व विनियामकों का एकीकरण। ठीक, जितने भी मंत्रालय हैं, विनियामक हैं, जितने भी विभाग हैं उन सबको या तो एक जगह लाकर इकट्ठा कर दो, ऐसा पॉसिबल तो हो नहीं सकता, तो उनको कहीं ना कहीं आपस में लिंक कर दो। ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दो कि जो भी गतिविधियां संचालित हो, जो भी डिसीजन लिए जाएं वह पारदर्शी हो सभी के लिए, सभी जो है एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी आपस में साझा करें। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि मौजूदा प्रशासनिक ढांचा हमारा क्या है। मौजूदा प्रशासनिक ढांचे में हमारे ऊर्जा क्षेत्र के 5 अलग अलग मंत्रालय कार्य कर रहे हैं और साथ ही इसके विनियामक संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक जो कोयला है उसके अलग अलग मंत्रालय हैं और नवीकरणीय ऊर्जा का अलग मंत्रालय या विभाग है। तो यह ऊर्जा का ही एक हिस्सा, लेकिन इसके विभाग, मंत्रालय और जो भी विनियामक संस्थाएं हैं वह अलग अलग कार्य कर रही हैं। तो ये टॉपिक बस उसी पर जोर देता है कि इनको एक जगह एकीकरण होना चाहिए। अब इसकी आवश्यकता समझेंगे कि आवश्यकता क्यों है, या फिर क्वेश्चन यदि आ जाता है कि ऊर्जा के संगठनात्मक एकीकरण के लाभ क्या हैं, तब भी आप यही पॉइंट लिखेंगे, लाभ वाले और आवश्यकता वाले।
और आवश्यकता पूछ ली जाए तब भी आप इन दोनों पॉइंटों को लिखेंगे, लाभ और आवश्यकता के। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अलग आ जाता है, हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग आंसर होने चाहिए, नहीं, आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए और आपको समझना चाहिए कि वह आप कहाँ पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं लेकिन उनका आंसर एक ही होता है। जैसे आवश्यकता पूछी जाए तो नियंत्रण हेतु ऊर्जा, जो भी विभिन्न संगठन या मंत्रालय हैं ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन पर नियंत्रण हेतु आवश्यकता है इसकी। ठीक, लक्ष्य जो भी निर्धारित किए जा रहे हैं ऊर्जा के उनको साझा करने के लिए, आंकड़ों को एकीकरण करने के लिए, बेहतर प्रबंधन के लिए, मानव कौशल का बेहतर उपयोग करने के लिए, निर्णय प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए, एकीकृत नीति का निर्माण करने के लिए और संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए। अब यदि आपसे लाभ पूछ लेता है तो आप कैसे करेंगे? लाभ पूछेगा तो नियंत्रण की स्थापना होगी, साझा लक्ष्य जो है एक दूसरे से साझा हो पाएंगे, आंकड़े एकीकरण करने में आसानी होगी, प्रबंधन बेहतर होगा, मानव कौशल का बेहतर उपयोग किया जा पाएगा और निर्णय प्रक्रिया तीव्र होगी, एकीकृत नीति का निर्माण होगा, तो साधनों का इष्टतम प्रयोग संभव हो सकेगा। तो ये देख रहे हैं आप, लाभ आता है तो कैसे आंसर लिखना है, पॉइंट वही है, बस थोड़ी सी भाषा चेंज करनी है। और आवश्यकता अगर पूछते हैं तो पॉइंट वही है, क्वेश्चन का आंसर में थोड़ी सी भाषा चेंज करनी है। तो मुझे विश्वास है यह आप सीख गए होंगे कि हमें पढ़ना लिमिटेड है, बस क्वेश्चन जैसा आता है लिखना हमें उसी प्रकार से है। अगला देखते हैं कि सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केलकर समिति का गठन किया गया था 2013 में। तो केलकर समिति ने भी अनुशंसा की थी कि ऊर्जा के जितने भी संगठन या विभाग कार्य कर रहे हैं उनका एकीकरण होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार नीति आयोग के द्वारा भी एकीकरण ऊर्जा मंत्रालय की सिफारिश की गई है कि भाई ऊर्जा मंत्रालय एक ही होना चाहिए, एकीकृत, जिसमें सारे डिपार्टमेंट, सारे जो अलग अलग विभाग हैं वह शामिल होने चाहिए। इसके बाद वर्तमान में भी जो नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत मंत्रालय कार्य कर रहे हैं, जो अलग अलग मंत्रालय हैं, मंत्रालय तो अलग अलग है लेकिन यह एक ही व्यक्ति को दे दिए जाते हैं जिससे कि उसके नियंत्रण में सारे मंत्रालय रहें। ठीक, तो वर्तमान में भी इसको कहीं ना कहीं लागू किया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं, परिचालनात्मक कार्यों में ऊर्जा का प्रबंधन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परिचालनात्मक कार्य क्या होते हैं। तो कोई भी एक संस्था है, उसमें कुछ ना कुछ उत्पादित हो रहा है, कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है, तो उस उत्पादन या निर्माण पे जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह परिचालनात्मक कार्य कहलाते हैं। और उन कार्यों में ऊर्जा का प्रबंधन किया जा रहा होगा कि जिससे कम से कम ऊर्जा के उपयोग से अधिक वह आउटपुट ले सके, उसको हम कहेंगे परिचालनात्मक कार्यों में ऊर्जा का प्रबंधन। तो परिभाषा देखते हैं। साथियों एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि यहाँ पर हम हर एक टॉपिक की परिभाषा जरूर बता रहे हैं। तो इस परिभाषा को या तो हमारे नोट्स जो हम टेलीग्राम पे आपको भेजते हैं उनको आप प्रिंट कर लीजिएगा, उनका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, या फिर आप इसमें से कुछ नोट नहीं कर रहे हो तो कम से कम परिभाषा जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके जो 3 मार्कर है, यदि परिभाषा पूछी जाती है तो वो आपकी एज इट इज आप लिख कर आएंगे, नंबर आपको संभावना है कि पूरे में से पूरे मिलेंगे। ठीक, तो ये परिभाषा हर एक टॉपिक की, जैसे आपने पहले भी और वीडियो में देखा होगा, हर एक टॉपिक की परिभाषा हमने आपको बताई है। तो ये 3 मार्कर आपके परिभाषा के रूप में कंप्लीट हो रहे हैं। तो परिभाषा इसकी, किसी संस्था द्वारा परिचालनात्मक गतिविधियों में विभिन्न अवस्थाओं पर ऊर्जा संरक्षण व दक्षता हेतु किया गया प्रबंधन ही क्या कहलाता है? परिचालनात्मक कार्यों में ऊर्जा का प्रबंधन। ठीक है, कोई एक संस्था है, उसकी कुछ फंक्शनल गतिविधियां चल रही हैं, उसकी कुछ ऑपरेशनल गतिविधियां चल रही हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो कई सारे चरण होंगे कि पहले तो कच्चा माल आएगा, फिर वो कच्चा माल क्या होगा, प्रोसेस होगा, उस प्रोसेसिंग में भी कई चरण होंगे। तो कहीं ना हर एक स्टेप में ऊर्जा उपयोग हो रही है, तो उन सारे स्टेप में जो भी ऊर्जा संरक्षण व दक्षता हेतु उपाय उपयोग में लाए जा रहे हैं वह क्या कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे परिचालनात्मक कार्यों में ऊर्जा का प्रबंधन। अगला देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो ऊर्जा संसाधन लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सके, यानी उनके पास जो भी ऊर्जा है, जो भी संसाधन वह उपयोग में ला रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में, बड़ी बड़ी इकाइयों में, कंपनियों में, तो जो भी संसाधन है उनकी ऊर्जा के संसाधन का लंबे समय तक उपयोग कर सके। ठीक है, संचालन की दक्षता को बढ़ाया जा सके, संचालन की जो दक्षता है उसमें वृद्धि हो सके, और साथ ही ऊर्जा में जो भी व्यय हो रहा है उनका वह कम से कम हो। कम से कम व्यय होगा तभी तो वह एक जो उत्पादित कर रहे हैं उसमें अधिक से अधिक लाभ कमा पाएंगे, और
जो भी गतिविधियां वह संचालित कर रहे हैं वह कुशलता से संचालित भी हो जाएं और उनके व्यय में भी कमी आए। तो इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम जो है ऊर्जा का प्रबंधन करते हैं परिचालनात्मक कार्यों में। ठीक, अब इसके लिए हम देखते हैं कि ऊर्जा प्रबंधन के स्तर क्या होते हैं। कोई कंपनी चल रही है, मान लीजिए अब कोई कंपनी चल रही है, तो वहां पे ऊर्जा का प्रबंधन के कहां कहां पर होगा। सबसे पहले प्रबंधन होगा फैसिलिटी प्रबंधन। फैसिलिटी प्रबंधन अर्थात जो भी ऑफिस होगा उनका, जहां से सारी फंक्शनल गतिविधियां की जा रही हैं, ठीक, तो वहां पर ऊर्जा का प्रबंधन होगा। नेक्स्ट देखते हैं लॉजिस्टिक प्रबंधन। लॉजिस्टिक से आशय कि उत्पाद जो भी उनका बना, फिर उनको जहां पर भी उन्हें पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने में ऊर्जा का जो व्यय हो रहा है उसको हम कहेंगे लॉजिस्टिक प्रबंधन। तो साधन का चुनाव करना, परिवहन अवधि इत्यादि कि कौन सा हम साधन यूज करें पहुंचाने के लिए, ठीक है, कितने समय में पहुंच जाना चाहिए, तो यह सभी मैनेजमेंट करना क्या कहलाएगा, आपका लॉजिस्टिक प्रबंधन। नेक्स्ट ऊर्जा खरीद प्रबंधन, मतलब ऊर्जा यदि हम कहीं से ले रहे हैं, मान लीजिए विद्युत हम कहीं से खरीद कर रहे हैं, तो हमें विद्युत के दामों में क्या होता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। तो उसको जब दाम कम हो जाए तब अधिक खरीदना है, जब दाम ज्यादा हो तब कम खरीदना है। तो ऐसे करके उसका एक प्रबंधन करना, खरीद का भी प्रबंधन करना क्या कहलाएगा, आपका ऊर्जा खरीद प्रबंधन। नेक्स्ट उत्पादन प्रबंधन, तो उत्पादन जो इकाई है जो काम कर रही है उसमें ऊर्जा का व्यय ना हो, व्यर्थ व्यय ना हो, वह आपका क्या कहलाएगा, उत्पादन प्रबंधन। और रख रखाव, फिर जो हमारा उत्पाद तैयार हो गया है उसका रख रखाव में ऊर्जा का प्रबंधन, जैसे कि उसके पर्यवेक्षण में, उसकी तकनीक में और उसकी प्रशासनिक क्रियाओं में, वह आपके रख रखाव में आएंगे। तो ये आपके ऊर्जा प्रबंधन स्तर के 5 चरण होते हैं: फैसिलिटी प्रबंधन, लॉजिस्टिक प्रबंधन, ऊर्जा खरीद प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन और रख रखाव। अगला देखते हैं ऊर्जा की रणनीति। तो ऊर्जा रणनीति की परिभाषा, अल्पकालिक व दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई नीति ऊर्जा रणनीति कहलाती है। ठीक, कि हमारी जो भी तत्काल की आवश्यकता है और जो भी हमारी आने वाली आवश्यकता है उनके अनुसार ऊर्जा का उपयोग हम कैसे करें, तो उसके लिए जो भी नीति बनाई जाएगी वह आपकी क्या कहलाएगी, ऊर्जा रणनीति। इसके उद्देश्य देखेंगे, ऊर्जा संकट से बचने के लिए, ऊर्जा सुरक्षा हेतु, ऊर्जा दक्षता हेतु, ऊर्जा संरक्षण हेतु, ऊर्जा के आयात को कम करने के लिए, ऊर्जा के व्यय को कम करने के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करने के लिए और ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें ऊर्जा रणनीति की आवश्यकता है। स्वाभाविक सी बात है, जब हमें कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं तो उसके लिए रणनीति बनानी पड़ती है। इसी प्रकार हमें जब ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनना है, ऊर्जा के व्यय को कम करना है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। तो वही हमारी क्या कहलाएगी, ऊर्जा रणनीति। अब हमारी संभावित रणनीतियां कौन कौन सी हो सकती हैं, इसको हम देखेंगे। तो इसको हम 2 भागों में विभाजित कर देंगे, एक लक्ष्य पर आधारित और दूसरा समय पर आधारित। ठीक, तो सबसे पहले हम लक्ष्य आधारित देखते हैं। तो लक्ष्य आधारित में हमारी 2 रणनीतियां आएंगी। पहली आएगी आपकी गैर सतत ऊर्जा और दूसरी आएगी सतत ऊर्जा। गैर सतत ऊर्जा से आशय होगा हमारा कि जिसमें केवल मांग व आपूर्ति पर आधारित रणनीति रहेगी। ठीक, कि मांग कितनी है और हम आपूर्ति कितनी कर पा रहे हैं, तो इस पर आधारित कोई भी रणनीति हम तैयार करेंगे तो उसको हम कहेंगे लक्ष्य आधारित रणनीति। नेक्स्ट आती है आपकी सतत ऊर्जा रणनीति। सतत ऊर्जा रणनीति में एक हम इसको पर्यावरण को भी जोड़ लेंगे कि मांग कितनी है, आपूर्ति कितनी हो पा रही है और जो पर्यावरण संरक्षण है या पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं है, जब हम उसको भी ऐड कर लेंगे तो वह सतत ऊर्जा रणनीति कहलाएगी। अगला हम देखते हैं समय आधारित जो भी रणनीतियां हैं वह क्या रहेंगी। तो समय आधारित रणनीतियों में सबसे पहले हम देखेंगे निष्क्रिय रणनीति, यानी इस रणनीति में कोई व्यवस्थित योजना नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अल्पकालिक रणनीति, यानी कि कोई विशेष परिस्थिति जब हो जाती है तब हम रणनीतियां बनाते हैं और उनको अपनाते हैं। जैसे कि कोई आपदा आ गई, तब जो भी ऊर्जा के लिए जो भी हम रणनीति बनाएंगे उसको हम कहेंगे अल्पकालिक रणनीति। और दीर्घकालिक रणनीति, यानी कि बढ़ती ऊर्जा व मांग की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हमारी रणनीति क्या रहेगी, यानी भविष्य में हमें ऊर्जा की सतत उपलब्धता सुनिश्चित होती रहे। ठीक, इसके लिए कोई ना कोई रणनीति तो अपनानी पड़ेगी, अन्यथा कोई भी ऊर्जा का कितना भी उपभोग करेगा और ऊर्जा नष्ट और व्यर्थ होती रहेगी। तो इसके लिए हमें रणनीति जो अपनानी पड़ती है उसको हम कहते हैं दीर्घकालिक रणनीति। ठीक, तो ये समय आधारित रणनीतियां हो गई हमारी। फिर हम देखते हैं कि मुद्दे व चुनौतियां क्या रहते हैं इसमें। ठीक, ऊर्जा रणनीति जब हम बनाते हैं तो कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या ऊर्जा रणनीति किन परेशानियों, किन मुद्दों व किन चुनौतियों से हमारी विफल हो जाती है। तो सबसे पहला इसमें आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की वजह, जो जनसंख्या वृद्धि हमारी
प्रतिवर्ष 12% की दर से बढ़ रही है। तो हम कोई भी रणनीति बनाते हैं तो भाई इस कारण विफल हो जाती है। ऊर्जा संसाधन, तो ऊर्जा संसाधन क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं और मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इस वजह से भी रणनीतियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला हम देखते हैं ऊर्जा दक्ष तकनीक। तो ऊर्जा दक्षता की जो तकनीकें हैं वही भी काफी पुरानी हो चुकी हैं, नवीन तकनीक हमारे पास है नहीं, तो हमें ऊर्जा रणनीति में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर्यावरणीय मुद्दे हैं, कई बार हम कोई भी प्लान बनाते हैं लेकिन पर्यावरणीय समस्या सामने आ जाती है। मान लीजिए कहीं पर एक ऊर्जा के स्रोत का पता चला कि वहां पर ऊर्जा के पर्याप्त जो है भंडार मौजूद है, जो ऊर्जा स्रोत पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। मान लीजिए कहीं पर यूरेनियम का पता चल जाता है भारत में, लेकिन वह यूरेनियम ऐसी जगह पर है जहां पर जंगल है और पर्याप्त मात्रा में वनावरण है, वृक्ष पर्याप्त मात्रा में लगे हुए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि पर्यावरणीय मुद्दा वहां पर क्रिएट होगा और जो भी जागरूक व्यक्ति होगा वह उसका विरोध करेगा कि भाई जंगल नष्ट ना किए जाएं, वृक्षों को ना काटा जाए। तो ऐसी समस्याएं भी सामने आती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुशल मानव संसाधन। तो हमारे पास जो मानव संसाधन मौजूद है वर्तमान में वह हम देखते हैं कुशल श्रेणी का नहीं है, ठीक। तो ये समस्या सामने आती है और अवसंरचनाएं भी हमारे पास अच्छी नहीं है। वित्त की कमी तो हमारे पास हमेशा रहती है। ऊर्जा का आयात हम कर रहे हैं ज्यादातर, ठीक है। जो प्रोडक्शन हमारा है वह इतना नहीं है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकें, तो हमें कहीं ना कहीं आयात करना पड़ता है और जागरूकता का अभाव है। तो इस वजह से जो रणनीतियां हैं वह जो है विशेष सफल नहीं हो पाती हैं या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार आज की ये टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। अगले टॉपिक में हम वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और इस प्रकार आपकी यूनिट समाप्त हो जाएगी। टेस्ट वाला के साथ बने रहिए और जो भी हम यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, ठीक। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।